हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री सॉल्वर्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर जो कि है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक का सबसे मेन चैप्टर है और सबसे ज़्यादा नंबर का आता है। ठीक है, तो ध्यान से करना और इसको हम कम से कम टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारा कुछ फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दो। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक आपका सेंट्रल मेटल होता है, ठीक है, मेटल आयन होता है, और उसको चारों तरफ से जो लिगेंड्स होते हैं उन्होंने उसको सराउंड किया होता है। लिगेंड्स क्या होते हैं? कुछ भी, कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी आयनिक स्पीशीज हो सकती है, वो आपका लिगेंड हो सकता है। जैसे कि Ni NH3 6 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है आपका? ये आपका मेटल आयन है, और यहाँ पे ये आपके क्या है? ये आपके लिगेंड है। ठीक है, मेटल के पास आपकी एक एम्प्टी ऑर्बिटल होती है, जनरली आपकी डी ऑर्बिटल होती है। ठीक है, और लिगेंड के पास आपकी एक फील्ड ऑर्बिटल होती है। ठीक है, जनरली पी ही होती है। ठीक है, ऐसे और भी हो सकता है, बिल्कुल वो मत मान लेना। ठीक है, और यहाँ से आपका ये इसको क्या करता है? इसको डोनेट करके मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो ये आपके होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब जो ये लिगेंड्स होते हैं, ये लिगेंड आपके कई टाइप के हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे NH3 था, तो NH3 में N के पास जो लोन पेयर था वो उसने क्या कर दिया? डोनेट कर दिया मेटल को। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? इसको बोलते हैं डोनर एटम। ठीक है, तो इसके बेस पे अब आपके इनको लिगेंड को कई टाइप में क्लासिफाई किया हुआ। जैसे कि मान लो सबसे पहले आपका होता है मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड आपके वो होते हैं जिनके पास एक ही डोनर एटम हो और उसी डोनर एटम के साथ वो मेटल के साथ अटैच हो। जैसे कि F नेगेटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, और H2 हो गया, NH3 हो गया, ये सब आपके एक्सेट्रा, ये सब आपके मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं। सेकंड आएगा बाइडेंटेट। बाइडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं? बाइडेंटेट वो होते हैं जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं और वो दो से क्या मेटल के साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे ऑक्जेलेट हो गया, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे दो ऑक्सीजन हो जाते हैं। इथाइलिन डायमीन हो गया। इथाइलिन डायमीन क्या होता है? CH2 NH2 ठीक है, यहाँ से ये दो नाइट्रोजन मेटल को क्या कर देते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। इथाइलिन डायमीन इस टाइप से आपके क्या हो जाते हैं? ये बाइडेंटेट लिगेंड हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं? जिनके पास दो से ज्यादा डोनर एटम होते हैं। ठीक है, और उनसे वो मेटल के साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे EDTA। ठीक है, EDTA हो गया। अब EDTA का जानते ही हो ना, CH2 NH2 CH2 COO नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे NH2 CH2 COO नेगेटिव, और ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे। ठीक है, तो EDTA हो गया जिसमें दो से ज्यादा डोनर एटम होते हैं। उसके बाद और कौन से होते हैं? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड होते हैं। फ्लेक्सीडेंटेट कौन से होते हैं? जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जिनमें क्या होता है? डोनर एटम दो से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो वो अपनी जो डेंटिसिटी होती है, मान लो ये जितने के साथ ही ये दो के साथ अटैच कर रहा है ना, दो डोनर एटम के साथ रहा है, तो इसकी डेंटिसिटी होगी कितनी? 2। ठीक है, तो वो अपनी डेंटिसिटी को कम ज्यादा करते रहते हैं। जैसे इथाइलिन डायमीन हो गया। इथाइलिन डायमीन अपनी डेंटिसिटी 1 भी दिखा सकता है और 2 भी दिखा सकता है। ठीक है, यानी कि वो एक डोनर एटम से डोनेट करके एक से भी अटैच हो सकता है मेटल के साथ, 2 से भी अटैच हो सकता है। ठीक है, और उसके साथ साथ EDTA हो गया। EDTA और 4 के साथ भी अटैच हो सकता है, 3 के साथ भी, 2 के साथ भी, एक के साथ भी। ठीक है, तो ये आपके होते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। उसके बाद पांचवा कौन सा होता है? पांचवे आएंगे आपके एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं? वो लिगेंड जिनके पास
दो अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, डोनर एटम होते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक टाइम में एक का ही यूज करते हैं। जैसे आपका हो गया HCN, ठीक है, इसके पास सल्फर और नाइट्रोजन दोनों डोनर एटम है। नाइट्रोजन से भी वो क्या कर सकता है, मेटल को डोनेट कर सकता है, और सल्फर से भी कर सकता है, लेकिन एक टाइम में वो एक का ही यूज करता है, ठीक है, वो होते हैं आपके एम्बिडेंडेंट लिगेंड। तो ऐसे हमने अपने लिगेंड को क्लासिफाई किया हुआ है। इसके साथ साथ 3 क्लासिफिकेशन और है कि जो आपके लिगेंड हैं वो मेटल के साथ किस टाइप की इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जो मेटल और लिगेंड की इंटरेक्शन के बेस पे है, उनकी इंटरेक्शन किस टाइप की है। जैसे सबसे पहला आपका हो गया सिग्मा डोनर, ठीक है। सिग्मा डोनर में क्या होता है, मेटल के पास एक सिंपल एम्प्टी ऑर्बिटल होती है, डी ऑर्बिटल, लिगेंड के पास एक फील्ड ऑर्बिटल होती है, और वहां से उसको वो सिग्मा बॉन्ड से डोनेट कर देता है, ठीक है। ये आपके सिंपल होते हैं सिग्मा डोनर। अब सिग्मा डोनर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे H नेगेटिव, R नेगेटिव, H2O, NH3, ये सब आपके किस में आते हैं, सिग्मा डोनर में आते हैं। उसके बाद सेकंड आते हैं पाई डोनर। अब पाई डोनर कौन से होते हैं, पाई डोनर में क्या होता है, पहले इंटरेक्शन तो यही होगी, लिगेंड क्या करेगा, इसके सिग्मा में डोनेट कर देगा, उसके साथ मेटल के पास एक और एम्प्टी ऑर्बिटल होती है, और लिगेंड के पास एक और आपका फील्ड होता है, तो यहां से भी वो क्या कर देता है, इसको और ज्यादा डोनेट कर देता है, यानी कि एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। तो ये होते हैं आपके पाई डोनर। पाई डोनर में आपके कौन कौन से आएंगे, जैसे Cl नेगेटिव, ठीक है, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव, ठीक है, OR नेगेटिव, तो ये सब आपके किस में आते हैं, ये सब आपके आते हैं पाई डोनर में। और फिर आते हैं आपके पाई एक्सेप्टर लिगेंड। पाई एक्सेप्टर लिगेंड कौन से लिगेंड होते हैं, जो क्या करते हैं, पहले तो झांसा देते हैं मेटल को, ठीक है, पहले मेटल को झांसा दिया उन्होंने कि सिग्मा में डोनेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मेटल के पास जो फील्ड ऑर्बिटल है, वहां से मेटल के पास अगर कोई फील्ड ऑर्बिटल होती है तो वहां से क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसमें, अपनी सिग्मा स्टार में कर लेंगे या अपने पाई स्टार में कर लेंगे, ठीक है। अपने सिग्मा या अपने पाई स्टार में क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को वापिस से खींच लेते हैं। तो ये आपके कौन से होते हैं, मान ले CO हो गया, CS हो गया, और PR3 हो गया, ठीक है, PPS3 हो गया, PR3, PPS3, ये सब किस में एक्सेप्ट करते हैं, ये सिग्मा स्टार में एक्सेप्ट करते हैं। CO हो गया, CS हो गया, ये सब CN हो गया, CN नेगेटिव, ये सब आपके किस में, पाई स्टार में क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या किया हुआ, अपने लिगेंड को क्लासिफाई किया हुआ, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो, अगर ये समझ में आ गया तो अब शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इसके बाद आता है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। अब इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल बोलता क्या है, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल बोलता है कि हर स्पीसीज न्यूट्रल होना चाहती है, ठीक है, और इसी चक्कर में आपकी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। हर एक स्पीसीज क्या होना चाहेगी, न्यूट्रल होना चाहेगी, और उसी में आपकी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। कैसे, अब जैसे मान लो हमारे पास कोई भी मेटल है, अब मेटल की टेंडेंसी क्या, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, ठीक है। तो मेटल क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, मेनली मेटल क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। तो मान ले हमारे पास कोई भी मेटल है, ठीक है, उसने क्या कर दिया, वो 2 पॉजिटिव स्टेट में आ गया, ठीक है। अब वो यहां तो आ गया, ऑक्सीडाइज तो वो हो गया, क्योंकि उसकी क्या थी, उसकी फितरत है, वो उसको वो करना ही है, ठीक है। अब वो ऑक्सीडाइज तो हो गया,
अब क्या करेगा, अब लेकिन इसको न्यूट्रल होना है, न्यूट्रल तो होना पड़ेगा, स्टेबल होने के लिए न्यूट्रल तो होना पड़ेगा। तो अब अगर इसको न्यूट्रल होना तो ये क्या करेगा, ये करेगा, ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, लिगेंड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे ना तो ये आपके इसको क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। अब इसके पास क्या था, 2 पॉजिटिव था। ठीक है, तो 2 पॉजिटिव, लालच में क्या किया, ज्यादा लिगेंड के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, इसने भी -1 दिया, इसने भी -1 दिया, इसने भी -1 दिया, इसने भी -1, +2 इसके पास था। तो ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल -2 हो गया ना। अब ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया, ओवरऑल -2। क्या मेटल कभी -2 स्टेट में रह सकता है? नहीं रह सकता है। नेगेटिव में तो मेटल बिल्कुल नहीं जा सकता, नेगेटिव में नहीं जाएगा ना। तो अब आएगा आपका इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये कुछ तिगड़म लगाएगा, कुछ तिगड़म लगा के अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। कैसे? और इसके साथ साथ जो लिगेंड्स होंगे ना, ये भी इसकी हेल्प करेंगे। खुद भी होना चाहेगा, क्यों, इन्हें भी तो इसके साथ रह के, अब कोई किसी के साथ रह रहा है, 2 बंदों की शादी होगी। ठीक है, बंदों की मतलब एक लड़की की एक लड़के की शादी होगी। ठीक है, अब जो वो लड़का है ना सारा दिन परेशान रहता है, तो वो लड़की क्या करेगी, वो लड़की उसको स्टेबल करने की कोशिश करेगी ना। तो वही चीज है, इसके पास 4 वाइफ है तो ये स्टेबल करने की कोशिश करेगी। अब स्टेबल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मेटल क्या करेगा, मेटल यहाँ पे 2 काम कर सकता है। क्या कर सकता है? या तो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा ले, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा ले, +2 से +4 कर ले। ठीक है, दूसरा मेटल क्या कर सकता है, अपना कोऑर्डिनेशन नंबर को कम कर ले। कोऑर्डिनेशन नंबर कम करने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 को घटा के 2 कर ले। मेटल ये 2 काम कर सकता है। और लिगेंड क्या कर सकता है? ठीक है, लिगेंड, ठीक है, लिगेंड क्या करेगा, या तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा या पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो सिग्मा न्यूट्रलिटी कर सकता है या पाई। अब सिग्मा में क्या होता है, सिग्मा में हम क्या करते हैं, कोई भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज इसके साथ लग जाए, ठीक है, जैसे कि F नेगेटिव लग गया। अब F नेगेटिव क्या करेगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, F नेगेटिव है तो वो क्या करेगा, वो खींच लेगा। ठीक है, खींचेगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल -2 था और डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होना शुरू हो गया, तो वो क्या कर देगा, इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो या तो वो सिग्मा न्यूट्रलिटी कर सकता है, पाई में क्या कर सकता हूं, या आपके पास पाई एक्सेप्टर लिगेंड लगे हो। अगर पाई एक्सेप्टर लिगेंड लगे होंगे, पाई एक्सेप्टर क्या करते हैं, शुरू में तो झांसा दे दिया, ठीक है, बाद में क्या कर लिया, वापस खींच लिया। ठीक है, शुरू में झांसा दे के बाद में क्या कर लिया, वापस खींच लिया। तो दोनों तरीके से लिगेंड भी इसको स्टेबल करने की कोशिश करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिकली इसको न्यूट्रल बनाने की कोशिश करेगा। तो ये चीज थी आपकी इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसके बेस पे आपकी कुछ एप्लीकेशन है। ठीक है, इनके बेस पे आपकी कुछ एप्लीकेशन है। जैसे सबसे पहले अगर हमारे पास क्या हो, नॉन ट्रांजिशन मैटर हो, अगर हमारे पास नॉन ट्रांजिशन मेटल है तो नॉन ट्रांजिशन मेटल के केस में क्या होता है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी बढ़ रही है, इसका मतलब वहां से स्टेबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, ये वाला, जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है स्टेबिलिटी बढ़ती है, अभी भी हमने देखा है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या Na पॉजिटिव का NaL6 पॉजिटिव हो गया और MgL6 2 पॉजिटिव हो गया और AlL6 3 पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी इंक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने की वजह से ये आपका ज्यादा स्टेबल होता है और ये इससे ज्यादा, ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, समझ गए। दूसरा और लिगेंड का भी था ना, अगर मैं क्या कर दूं, मेरे पास एक कोई मेटल है, उस मेटल के साथ मैं फ्लोरीन लगा दूं, उसी मेटल के साथ मैं क्या कर दूं, क्लोरीन लगा दूं, उसी मेटल के साथ मैं क्या कर दूं, ब्रोमीन लगा दूं। अब सिग्मा की न्यूट्रलिटी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको क्या करेगा,
मोर स्टेबल करेगा, तो यानी कि यहां से जो ये आपका ये होता है, ये आपका ज्यादा स्टेबल होता है और ये थोड़ा कम होता है। ठीक है, समझ गए बात। चलो दूसरा हमारे पास, अगर हमारे पास क्या हो, ट्रांजिशन मेटल हो। ट्रांजिशन मेटल के केस में क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल के केस में अगर हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाने से जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाएंगे तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, सिंपली समझ सकते हो ना, मान लो एक +1 चार्ज है। ठीक है, +1 चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए 1 या 2 लिगेंड बहुत है। +2 चार्ज के लिए 2 से ज्यादा लगेंगे, +3 के लिए उससे ज्यादा लगेंगे। ठीक है, यानी जितनी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी उतने ज्यादा ही आपके लिगेंड की जरूरत होगी उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज क्या होती है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और लिगेंड्स आ रहे हैं हमारे, लिगेंड्स के पास भी हमारे इलेक्ट्रॉन है। अब उनके आपस में क्या होती है, रिपल्सन होती है। उनके बीच में अगर रिपल्सन होगी तो यानी कि अगर ज्यादा हमारे पास डी इलेक्ट्रॉन होंगे तो जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही कम होगा। समझ गए ना, क्योंकि जितने ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन होंगे और लिगेंड आएंगे तो उनके बीच में रिपल्सन उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए जितने ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही कोऑर्डिनेशन आपका कम होगा। तो इसलिए हमारा देखने में क्या मिलता है कि अगर मैं D0 से D7 तक जाऊं तो यहां आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ज्यादा प्रेफर होता है, और D7 से अगर मैं D10 जाऊं तो यहां आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ज्यादा प्रेफर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाते हैं, आपके नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेशन नंबर वहां आपका कम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात मेरे ख्याल से सबके समझ आ गई होगी। और इसी की वजह से हम कुछ जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में भी बता सकते हैं। एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे, अब ये भी बताया मैंने आपको कि D7 से जैसे आगे जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आपका ज्यादा प्रेफर होता है। ठीक है, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाते हैं। तो अगर मेरे पास NiF6 है, NiF6, ठीक है, तो हाँ -4 नेगेटिव। ठीक है, NiF6 है हमारे पास, तो ये आपका एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करेगा, अभी बताया कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, उसको क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करता है। क्या NiCl6 4 नेगेटिव आपका एग्जिस्ट करेगा, ये आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों, क्योंकि Cl एक तो आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं है, ऊपर से इसका साइज भी बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये आपका NiCl4 तक ही एग्जिस्ट करता है। वैसे ही अगर Cl ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो क्या Br करेगा, नहीं करेगा। I करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहां से बता सकते हैं कि कुछ जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी हम एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में भी यहां से बता सकते हैं। तो ये आपके एग्जिस्ट करेंगे। अब निकल के साथ ही अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो क्या कॉपर के साथ करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। जिंक के साथ करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि जो निकल के साथ ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जो D8 के साथ ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्या वो D9 के साथ करेगा, नहीं करेगा। D10 के साथ बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वहां तो क्या हो रहा है, वहां आपके नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। समझ गई बात। चलो ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आपको इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल से समझनी थी। ठीक है,
थोड़ा जल्दी जल्दी लग रहा होगा, लेकिन क्या करे भाई, इतना बड़ा चैप्टर जो 60-70 घंटों में पूरा होता है उसको 1-2 घंटे में, 2-3 घंटे में कंप्लीट करना, तो थोड़ा सा जल्दी ही करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आपकी थ्योरीज आती है, ठीक है। उसके बाद क्या आती है, थ्योरी। क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मेनली जनरली हम 3 थ्योरी पढ़ते हैं इसमें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आता है, ठीक है। सिमिलर एनर्जी की जो ऑर्बिटल होती है इंटरमिक्सिंग हो जाती है उन ऑर्बिटल्स की, और इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल शेप की आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल आती है सेम नंबर की। तो ये सब मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ा रखा है। sp के लिए लीनियर शेप आएगी, sp2 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर शेप आएगी, वो आएगी, ये सब मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर नहीं वीडियो देखी है तो अभी जाओ केमिकल बॉन्डिंग के पहले वीडियो देख लो एक बार, ठीक है, उसके बाद यहाँ आना, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे होती है। तो यहाँ से हमें क्या क्या पता लगता है, यहाँ से हमें हाइब्रिडाइजेशन का पता लग जाएगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं यहाँ से हम। दूसरा और क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। क्यों, हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे यहाँ से, और वो क्या आपका क्या होता है n × n+2, √n × n+2 से हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो जनरली हम यहाँ पे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे जनरली आपकी 2 ज्योमेट्री है वो फेवर होती है, एक तो आपकी ऑक्टाहेड्रल और दूसरी आपके ट्राइगोनल प्रिज्म, ठीक है। यहाँ पे आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, D2sp3 जिसमें आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, और sp3d2 ये आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और एक आता है आपका p3d3। p3d3 में आपका क्या होता है, जो s में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आएगा, sd5, ठीक है, और pd5 और spd4, ठीक है। तो ये सब आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो आपकी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका D5 या D4 आ रहा है, तो यानी कि आपकी d ऑर्बिटल खाली होनी चाहिए ये बनाने के लिए। d ऑर्बिटल क्या होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए ना, तभी तो आपका ये बनेगा। तो d ऑर्बिटल यानी कि इसके लिए जनरली आपका D0 या D1 होना चाहिए, ठीक है। D0 और D1 होना चाहिए। इसके साथ जो लिगेंड होना चाहिए वो थोड़ा बल्कि होना चाहिए, जैसे कि CH3, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल भी लिखवाया था WCS36 और ZrCH3 6(2)। ये सब आपके जो एग्जांपल होते हैं इसमें आपका D0 D1 एग्जिस्ट करता है, और लिगेंड जो जनरली होता है आपका वो CH3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये एग्जिस्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं हम ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल के लिए सबसे पहले देख लेते हैं D1 to D3। मान लो अगर हमारे पास D1 से D3 है, ठीक है, D1 से D3 है, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे इसके बाद आ जाएगी आपकी P। तो जाहिर सी बात है अंदर वाली दोनों की दोनों आपकी D क्या है, खाली है। ये आपका S है, ये आपका P है, ये आपका D है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3, ठीक है। D2sp3 का मतलब क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जनरली यहाँ से, एक तो कपड़े सारे गंदे हो जाते हैं, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यहाँ से आपका जनरली बनता है, ठीक है। D1 कर लो, D2 कर लो, D3 कर लो, ये दोनों आपकी खाली रहेगी, ठीक है। उसके बाद बात आती है D4 to D6 की। अब D4 to D6 में क्या होता है, अगर हमारे पास क्या है, वीक लिगेंड है। अगर हमारे पास वीक लिगेंड कोई भी क्या कर सकता है, पेयरिंग नहीं कराएगा। पेयरिंग नहीं कराएगा तो मान लो D4 ले लो, या फिर D5 ले लो, या फिर D6 ले लो, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे कोई भी D खाली नहीं रहेगा। तो SP और इसके बाद जो D होगा
डी। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा sp3d2। ठीक है, यानी कि sp3d2 यहाँ पे क्या बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपकी पेयरिंग करा देगा। यानी कि अगर मेरे पास D4 है 3 और 4, ठीक है, D4 ऐसे हो जाएगा, D5 ऐसे हो जाएगा, D6 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से S, यहाँ आ गया आपका P। तो यहाँ पे अब की बार आपकी दोनों अंदर वाले D खाली है, यानी कि ये आएगा आपका D2 sp3, यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा अब की बार आपका। समझ गए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आएगा। कई बार ये क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। उसके बाद बात करते हैं D7 की। अब D7 के केस में क्या होगा, जो D7 का केस होगा, D7 में 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड कोई भी पेयरिंग नहीं करा सकता, तो जो बाहर वाले होंगे वही यूज होंगे। तो यानी कि sp3d2 ही बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, ये तो सिंपल था। अगर मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहां पे क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा। पेयरिंग कराने के बाद ये S और ये P और ये D। ठीक है, तो जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा इसको एक्साइट करा देगा अगले वाले D में। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका खाली हो जाएगा। यहां से वो आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स sp3d2 sp3 बना देगा। ठीक है, और इसी की वजह से इस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, एनर्जी बहुत हाई होगी। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत हाई होने की वजह से क्या हो जाएगी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इसकी बहुत कम हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। समझ गए। उसके बाद D8 to D10, D8 to D10 क्या होगा, या स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए या फिर वीक लिगेंड आ जाए, चाहे पेयरिंग करा भी दो तो भी अंदर की दो तो खाली नहीं होने वाली ना। इसका मतलब यहाँ पे आपका sp3d2 ही बनेगा, और यानी कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। ठीक है, sp3d2 की वजह से यहाँ पे आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको यहां से समझनी थी। उसके बाद चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे। अब बारी आती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, यहां पे दो शेप बनती है, सॉरी ज्योमेट्री, एक तो टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल के लिए HD3 sp3 और sp या फिर D3s। ठीक है, HD3 और sp3। और इसके लिए DsP2 या फिर sp2d। ठीक है, DsP2 या फिर sp2d, यहाँ आपकी ये हाइब्रिडाइजेशन आपकी एग्जिस्ट करती है। अब जाहिर सी बात है, अगर HD3 है तो यानी कि D आपका क्या होना चाहिए, D खाली होना चाहिए, कम से कम 3 तो खाली होने चाहिए। यानी कि ये आपका D0 से D2 तक आपका ये लाइक कर सकता है। D0 से D2 तक आपका HD3 आएगा। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, D0 से D2 अगर हो तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन HD3 होगी, और यहाँ पे आपकी टेट्राहेड्रल शेप बनेगी। ठीक है, और D3 से D7 हो तब आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और टेट्राहेड्रल शेप ही बनेगी। उसके बाद D8 और D9, इनके केस में क्या होगा, अगर वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड कोई भी पेयरिंग आपस में नहीं करा सकता, वीक लिगेंड कोई भी पेयरिंग नहीं कराएगा, तो यहाँ पे आपका sp3 ही बनेगा। लेकिन
स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर देगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग करा देगा तो पेयरिंग होने की वजह से एक डी खाली हो जाएगा, एक डी खाली होने की वजह से DsP2 बनेगा। यहाँ पे आपके टेट्राहेड्रल और यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ऐसे ही D9 में क्या होगा, D9 में अगर वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड क्या करेगा, कोई पेयरिंग नहीं कराएगा, कोई पेयरिंग नहीं कराएगा तो sp3 से टेट्राहेड्रल से। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर देगा, पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग कराने से D9 में पेयरिंग भी होगी तो अंदर वाला D कोई भी खाली नहीं होगा, तो ये sp2d, ठीक है, sp2d बनेगा और यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर आएगा, ठीक है। और D10 का अगर केस देख लूं, D10 के केस में वही sp3 आएगा और टेट्राहेड्रल ही आपकी शेप आएगी, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल समरी हो जाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को लेके, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। जल्दी जल्दी बस रिवीजन कर रहे हैं हम, है ना। ये सारी चीजें स्कूल टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना। चलो इतना हो गया। ठीक है, हाँ इसमें एक केस हो रहा है कन्वर्टेड डी सिस्टम। हाँ ये तो बताया नहीं, सबसे मेन बात तो बताई नहीं कि कौन से स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से वीक लिगेंड है, वो तो पता होना चाहिए ना। जैसे I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, ठीक है। और उसके बाद OH नेगेटिव और H2O। फिर मतलब मेनली क्या होता है सीरीज में, यहाँ पे आपके हैलाइड्स वगैरह या जो मेनली पहले आते हैं आपके पाई डोनर, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिग्मा डोनर और उसके बाद आते हैं पाई एक्सेप्टर, ठीक है। जैसे ही आपका F नेगेटिव वगैरह खत्म होता है उसके बाद आपके ऑक्सीजन डोनर वाले शुरू हो जाते हैं, जैसे ऑक्सिलेट हो गया, OH नेगेटिव हो गया, ठीक है, और H2O हो गया। और उसके बाद फिर नाइट्रोजन वाले शुरू हो जाते हैं, जैसे NH3, EN, pyridine, ठीक है, फिनेंथ्रोलिन, ये सब शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद आपके आते हैं जो पाई एक्सेप्टर होते हैं, जैसे PR3, PPS3 और CO, CS और CN, CO, CS, ठीक है। तो ये आपकी इस टाइप से आपकी सीरीज होती है। बीच में कुछ शायद मिसिंग होंगे, तो मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया कि आपको याद किस टाइप से करना है। पहले आपके हैलाइड वगैरह आ गए, उसके बाद ऑक्सीजन डोनर वाले आ जाएंगे, उसके बाद नाइट्रोजन डोनर वाले आ जाएंगे, और फिर आपके जो सिग्मा स्टार एक्सेप्टर होते हैं, और फिर पाई स्टार, ठीक है, पाई स्टार एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इस टाइप से सीरीज आ जाएगी। तो अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपके क्या है +2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो जो भी आपके ये pyridine से आगे है, ठीक है, pyridine से यानी फिनांथ्रोलिन, बाइपेरिडिन वगैरह, यहाँ पे जो ये आपके ये हैं, ये सब आपके क्या करेंगे, ये पाई एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है, ये आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करेंगे, और इससे पीछे वाले क्या करेंगे, वीक लिगेंड का काम करेंगे, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका 6 और +2 है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है आपकी क्या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो भी ऑक्सीजन डोनर से आगे वाले हैं, ये सारे आपके क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। यहां से आगे आपके सारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे, और इससे पीछे वाले सारे क्या होंगे, वीक लिगेंड का काम करेंगे। बस एक एक्सेप्शन है, कौन सी, CO3 पॉजिटिव। CO3 पॉजिटिव, इसके साथ जब भी आपके जो ऑक्सीजन डोनर वाले आएंगे, जैसे कि ऑक्सिलेट आ गया, ठीक है, और वाटर आ गया, OH नेगेटिव आ गया, ये सब क्या करेंगे, ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड का बिहेव करेंगे, ठीक है, CO3 पॉजिटिव के पास।
बाकी अगर कोई भी मेटल हो वो सब ऑक्सीजन डोनर के बाद वाले जितने होंगे वही एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन CO3 पॉजिटिव में ये भी एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर हो +4 तब सारे के सारे ही आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तब सारे के सारे ही आपके क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 तो +2 में जो यहाँ पे NH3 के आगे हैं वो सारे आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे और इससे पीछे वाले क्या करेंगे, वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। और अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो +3 में आपके सारे ही क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, और ये किसके लिए था, ये 3D के लिए था, इसमें 3D सीरीज के लिए था। अगर मैं 4D सीरीज की बात करूं तो यहाँ पे जो जितने भी हैं सारे के सारे, चाहे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, सारे के सारे क्या करेंगे, वो आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह ही बिहेव करेंगे। ठीक है, +4 4D और 5D सीरीज में। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम 3D से 4D में जाएंगे और 4D से 5D में जाएंगे तो क्या होगा, जो आपका डेल्टा नोट होता है, डेल्टा नोट बढ़ता है। ठीक है, आगे चलो, आगे अभी कराऊंगा मैं जब क्या बोलते हैं उसको, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करेंगे ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में डेल्टा नोट आएगा और डेल्टा नोट की जब हम देखेंगे कि डेल्टा नोट किस किस पे डिपेंड करता है, वो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट पे और इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे ये बात मेरे को तुम्हें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कराने के बाद बतानी चाहिए थी, चलो पहले बता दी, एक आइडिया हो जाएगा तुम्हें, आगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करेंगे तो आसान रहेगा। ठीक है, इसके बाद एक आपका होता है कन्वर्टेड डी सिस्टम। कन्वर्टेड डी सिस्टम का भी ध्यान रखना। अब जैसे मान लो NiCO4 2 पॉजिटिव है, NiCO4 2 पॉजिटिव है। अब CO क्या है, यहाँ पे मेनली क्या है, निकल 2 पॉजिटिव है, निकल 2 पॉजिटिव यानी कि D8 है। ठीक है, और CO आपका क्या है, CO आपका है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, CO क्या है, CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, तो ये आपका क्या बनाएगा, ऊपर से D8 सिस्टम आ रहा है, D8 सिस्टम के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये आपका क्या बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा, स्क्वायर प्लेनर बना देगा। लेकिन अगर मैंने क्या ले लिया, NiCO4 ले लिया, सिंपल NiCO4 आपका क्या है, यहाँ पे निकल आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब D8H2, D8H2 ये आपका कन्वर्ट होके किस में चला जाता है, यहाँ पे HD मिक्सिंग होके ये आपका D10 बन जाता है। और अगर D10 आ गया, ठीक है, अब D10 के साथ चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, ठीक है, तो क्या बनता है आपका, यहाँ पे टेट्राहेड्रल शेप ही बनती है। तो ये आपका क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल शेप होती है और इसकी क्या होती है, इसकी स्क्वायर प्लेनर शेप होती है। ठीक है, तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। माइक वाइक चल रहा है ना, इतना हो गया। इसके बाद आते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे, CFT। अब सबसे पहली बात, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या करती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सबको पॉइंट चार्जेस मान लेती है। ठीक है, और ये डायरेक्ट केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन पे ही बेस है सारी की सारी थ्योरी। ठीक है, तो इसमें हम पहले देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेनली क्या होता है, कैसे बनते हैं, जो मेटल होता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे होता है। ठीक है, लिगेंड आपके क्या करते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप में एक दूसरे को अलाइन कर लेते हैं। अब मैंने आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाया था, सॉलिड स्टेट में मैंने आपको बताया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, कहाँ होती है, क्यूब के सेंटर पे होती है ना, एक क्यूब के सेंटर पे होती है, बाकी क्या होती है, एज के सेंटर पे होती है। क्यूब के सेंटर पे कैसे होती है, ठीक है, तो जो क्यूब के जो सेंटर पे यहाँ पे आपका मेटल होगा, कहाँ पे, क्यूब के सेंटर पे, क्योंकि वो होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में।
अब ये सेंटर पे कैसे बनती है, कौन बनाते हैं, क्योंकि एफसीसी हमने पढ़ा था, एफसीसी में कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एक तो कॉर्नर्स पे होते हैं, एक फेस के सेंटर पे होते हैं। तो जो कॉर्नर्स पे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एक एज के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाते हैं। लेकिन जो फेस के सेंटर पे होते हैं ना, फेस के सेंटर पे जितने थे वो क्या करते हैं, वो क्यूब के बीचों बीच एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाते हैं। तो हम अभी ये लेके चल रहे हैं। तो ये कौन बनाएंगे, यानी कि लिगेंड कहां से आएंगे, आपके फेस के सेंटर से आएंगे। तो एक आपका लिगेंड यहां से आएगा, ठीक है, एक आपका लिगेंड यहां से आएगा, एक लिगेंड आपका यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, ठीक है, एक आपका आगे से आएगा, ठीक है, और एक आपका क्या आएगा, पीछे से आएगा। ठीक है, टोटल 6 फेस है ना, 6 के 6 फेस के सेंटर से आपके क्या आ रहे हैं, लिगेंड आ रहे हैं। यहाँ पे बीचों बीच आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है जहां पे आपका मेटल प्रेजेंट है। अब क्या होगा, मेटल के पास डी ऑर्बिटल है, ठीक है, मेटल के पास है डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में मेरे पास है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और इसके साथ साथ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कहाँ होती है, ये दोनों एक्सिस के अलोंग होती है। ठीक है, ये होती है अलोंग एक्सिस। ठीक है, और ये तीनों कहाँ होती है, ये होती है इन बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस के कहाँ होती है, बीच में होती है। अलोंग द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है, तो अगर मैं सिंपल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करूं तो वो एक्सिस पे लाई करेगी u। ठीक है, लेकिन अगर मैं डी एक्स वाई की बात करूं तो वो इन बिटवीन द एक्सिस होती है। ठीक है, अब यहां पे ये क्या हो गया, ये मान लो मेरा प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स हो गया। ठीक है, ये कौन सी है, ये प्लस वाई एक्सिस है, तो ये क्या होगी, माइनस वाई होगी। ठीक है, और ये अगर यहाँ पे प्लस जेड एक्सिस है तो ये क्या होगी, माइनस जेड होगी। ठीक है, यानी कि सारे के सारे लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं, एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, यानी कि इन लिगेंड के पास क्या इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ हमारे डी में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इनके आपस में क्या होगी, रिपल्सन होगी, आपस में क्या होगी, रिपल्सन होगी। तो ये रिपल्सन की वजह से इनकी एनर्जी क्या होगी, इनकी एनर्जी जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों जब भी रिपल्सन होती है तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी बढ़ जाती है, और इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इनकी एनर्जी आपके घट जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा कुछ फील ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये ऐसा कुछ फील ही नहीं करेंगे, तो इस वजह से आपकी जो डी ऑर्बिटल होती है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है, दो टाइप में होता है। पहले आपकी मान लो डी ग्राउंड स्टेट में थी, डी इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, जब ये दूर से आ रहे होते हैं ना, दूर से आ रहे होते हैं, तब सारे के सारे डी एक उनसे एक अट्रैक्शन फील करते हैं। ठीक है, उसकी वजह से सारे के सारे एक साथ एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, सारे के सारे एक साथ डी इन एक्साइटेड स्टेट एक्साइट हो जाते हैं। उसके बाद तो जगह की इतनी कमी है, ये मिटा ही देता हूं, समझ तो आ ही गया तुम्हें। ठीक है, एक्साइटेशन के बाद अब क्या होती है, अब कुछ क्या करेंगे, रिपल्सन फील करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये आपके दो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होते हैं, वो क्या कर जाते हैं, वो आपके, और ये आ जाएगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है, इनके बीच में एक स्प्लिटिंग हो जाती है जो कि आपकी होगी डेल्टा नोट। ठीक है, इसको हम T2G बोलते हैं, और ये आपका क्या होता है, ये आपका ईजी होता है। ये T2G होगा, ये ईजी होगा, इनके बीच में डेल्टा नोट होगा, और जो ये वाला डिस्टेंस होगा ये होगा आपका -2/5 ऑफ डेल्टा नोट। ठीक है, और ये होगा 3/5 ऑफ डेल्टा नोट। ठीक है, तो यहां से आपकी डी की थोड़ी इस टाइप में स्प्लिटिंग होगी। समझ गए?
इसके बाद यहाँ से CFSC वगैरह तो निकाल ही लोगे ना। मान लो D1 है तो ये हो गया, यानी कि 1 इंटू -2/5 ऑफ डेल्टा नोट। ठीक है, एक क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है और एक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। ये आपकी होती है स्प्लिटिंग, और CFSC जो होती है, CFSC होती है स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये आपको सेंटीमीटर इनवर्स में मिलेगी, ये आपको जूल में मिलेगी, जूल पर मोल और केल्विन, किलो जूल में। ठीक है, तो यहाँ से आप आराम से CFSC वगैरह निकाल सकते हो। CFSC निकाल के दिखाऊं क्या वो भी? CFSC मान लो यहाँ पे D2 के लिए अगर मेरे को निकाल लिया तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, 2 इंटू -2/5 ऑफ डेल्टा नोट। ठीक है, डेल्टा नोट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और बाय चांस मान लो अगर मेरे पास क्या है, D6 है, D6 है तो 3 4 5 6, अब आराम से निकाल लोगे इसकी तो। लेकिन अगर क्या होगी, पेयरिंग होगी तो ये हो गया। ठीक है, अब की बार यहाँ पे कितनी है, एक पेयरिंग है, यहाँ पे कितनी है, 3 पेयरिंग है। तो आपकी जो CFSC होगी, CFSC क्या आएगी, वो आपकी आएगी 6 इंटू -2/5 ऑफ डेल्टा नोट प्लस 2 पेयरिंग। ठीक है, 2 आपकी क्या आ जाती है, 2 पेयरिंग आ जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। अब देखो, अब 6 लिगेंड थे हमारे पास, 6 लिगेंड ने अगर स्प्लिटिंग डेल्टा नोट की कराई है तो एक लिगेंड कितने की स्प्लिटिंग कराएगा, एक लिगेंड आपका डेल्टा नोट बाय 6 की स्प्लिटिंग कराएगा। ठीक है, एक लिगेंड कितनी स्प्लिटिंग कराएगा, डेल्टा नोट बाय 6 की स्प्लिटिंग कराएगा। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है, टेट्राहेड्रल के केस में मेटल आपका कहाँ रहेगा, सेंटर में रहेगा। ठीक है, और जो लिगेंड्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, अल्टरनेट जो कॉर्नर होंगे, 2 यहाँ और 2 यहाँ। ठीक है, यानी कि ये कहाँ से आ रहे हैं, इन बिटवीन द एक्सिस बोल सकते हो अब की बार। ठीक है, अलोंग द एक्सिस नहीं आ रहे, अलोंग द एक्सिस नहीं आ रहे, तो अब की बार जो स्प्लिटिंग होगी वो किस टाइप से होगी, ठीक है, अब की बार क्या होगा, dx² - y² और dz² आपके नीचे होंगे और dxy dyz और dzx आपका क्या होंगे, ऊपर होंगे। ठीक है, ये आपका डेल्टा T हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, डेल्टा T। और यहां से ये समझ ही सकते हो ये क्या हो जाएगा, -3/5 ऑफ डेल्टा T और ऊपर क्या हो जाएगा, +2/5 ऑफ डेल्टा T। ठीक है, CFSC वगैरह भी निकाल सकते हो आसानी से। तो यहाँ पे जो एक लिगेंड होगा, जैसे आपका ऑक्टाहेड्रल में क्या था, ऑक्टाहेड्रल में एक लिगेंड ने कितनी स्प्लिटिंग कराई थी, डेल्टा नोट बाय 6 कराई थी। तो अगर हम डेल्टा नोट की टर्म में ही समझे, वैसे अगर डेल्टा T की टर्म में समझे तो कितना हो जाएगा, एक लिगेंड ने डेल्टा T बाय 4 आया। ठीक है, और अगर हम डेल्टा नोट की टर्म में इसको निकाल ले तो डेल्टा नोट की टर्म में ये कितना आता है, डेल्टा नोट बाय 9 आएगा। ठीक है, डेल्टा नोट की टर्म में क्या आता है, डेल्टा नोट बाय 9। ठीक है, हाँ, और डेल्टा T = 4/9 ऑफ डेल्टा नोट होगा। डेल्टा T किसके इक्वल होगा, 4/9 ऑफ डेल्टा नोट। समझ ही गए हो ना, क्योंकि एक लिगेंड अगर डेल्टा नोट बाय 9 की स्प्लिटिंग करा रहा है तो 4 लिगेंड आएंगे ना इसमें, 4 लिगेंड कितने ही कराएंगे, 4 डेल्टा नोट बाय 9। और ऐसे ही अगर मैं क्यूबिक की बात करूं, क्यूबिक में सारे कॉर्नर से आते हैं, सारे को स्प्लिटिंग क्या रहेगी, यही रहेगी, बस इसको डेल्टा C बोल देंगे। और उसमें भी जो एक लिगेंड आएगा डेल्टा नोट बाय 9 के कराएगा, और जो डेल्टा क्यूबिक आएगा वो 8/9 ऑफ डेल्टा नोट हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा C क्या होएगा, 8/9 ऑफ डेल्टा नोट होगा। और CFSC की टर्म में अगर मैं बात करूं, जो CFSC ऑफ टेट्राहेड्रल होगी वो क्या होगी, 2/3 ऑफ CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल, CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, CFSC सेम है, वैसे ही निकालनी है, CFSC तो तुम निकाल लोगे आराम से।
ठीक है, CFSE वगैरह तो आराम से निकाल लोगे। ठीक है, और इसमें स्क्वायर प्लेनर का भी करा देता हूँ ना। अब करते हैं स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग किस टाइप से होगी? अब स्क्वायर प्लेनर को अगर तुम समझो तो क्या वो एक ऑक्टाहेड्रल का ही एक केस नहीं है? जैसे मान लो आपकी ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे है, मेटल है, यहाँ पे लिगेंड है, यहाँ पे लिगेंड है, यहाँ पे लिगेंड है, यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अगर मैं क्या करूं, इसको खींच लूं और इसको खींच लूं, इतना खींच लूं कि ये टूट जाए, ये टूट जाए, और उसके बाद आपकी क्या शेप बनेगी, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, यानी कि स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को खींच लो और तोड़ दो। ठीक है, तो यानी कि इसकी स्प्लिटिंग कहां से जाएगी? इसकी स्प्लिटिंग तो जाएगी आपकी ऑक्टाहेड्रल से ही। ऑक्टाहेड्रल में कैसी थी, यहां पे ये आपका T2G था और ये आपका EG था। ठीक है, अब क्या किया, अब इसको खींच लिया, इतना खींच लिया कि इसको तोड़ ही दिया, इसको तोड़ दिया। अब यहां पे बताओ, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे आपकी जो भी रिपल्सन हो रही है ना, वो रिपल्सन किसके बीच में, कहां हो रही है? X और Y के अलोंग ही हो रही है ना, क्योंकि ये मैंने मान लिया Z के अलोंग था। ठीक है, तो Z के अलोंग तो हमने सारी रिपल्सन हटा दी, Z के अलोंग सारी की सारी रिपल्सन हटा दी। अब रिपल्सन केवल X और Y के अलोंग है। ठीक है, तो X और Y के अलोंग है, तो यानी कि अब की बार dx² - y की जो एनर्जी है और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहां से क्या आएगा, यहां से भी जो आपका dxy होगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये भी X और Y के अलोंग है। और यहां से dz² आपका क्या आ जाएगा, dz² की एनर्जी कम हो जाएगी, और यहां से आपकी dxz और dyz की एनर्जी भी और कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपका किसका, अगर आपका 3D में मेटल, ठीक है, और अगर आपका मेटल 4D 5D से हो तो ये आपका जो dz² है ये आपका और ज्यादा नीचे चला जाता है। 4D और 5D में क्या होता है, dx² - y² आएगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा, dxy आएगा, और ये आपका यहाँ पे dxz और dyz आएगा, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, dz² आ जाएगा। ठीक है, 4D और 5D के केस में आपका ये होता है। ठीक है, ये आपकी स्प्लिटिंग होगी किसके लिए, स्क्वायर प्लेनर के लिए। हाँ भाई, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले दो। ये आपकी जितनी भी शेप होती है लगभग उनकी, मतलब पेंटागोनल PVP तक आपकी सारी जितनी भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो मैंने आपकी यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब जैसे लीनियर शेप हो, हाँ, एक मैंने आपको वेरी लो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स निकला है। वेरी लो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? अब ये तो शुरुआत में ही बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कम है, और डी इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, ऐसे टाइम पे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, बहुत कम होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, रिपल्सन होगी, ऑक्सीडेशन नंबर कम होगी, कम लिगेंड की जरूरत होगी, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो बहुत कम आएगा। तो यहाँ पे आपका जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे 1 आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आएगा। तो ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, D10, तो D10 के लिए होगा लगभग ये ऑक्सीडेशन स्टेट कम होनी चाहिए, यानी कि 0 + 1 + 2, 0 + 1 + 2। ठीक है, और याद करने का तरीका पहला आएगा कौन आज आया, यानी कि Cu + 1, Ag + 1 और Au + 1। ठीक है, कौन आज आया। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कौन आज आया होगा, यानी कि Cu + 1, Ag + 1, Au + 1 और Hg2+। ठीक है, कौन आज आया होगा, और कौन आज आया होगा पता करो। ठीक है, Cu + 1, Ag + 1, Au + 1, Hg2 पॉजिटिव और Pt 0।
ठीक है, तो ये आपके क्या बनाते हैं, ये वेरी लो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब यहाँ पे वेरी लो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल है जैसे AgNH3 ट्वाइस। ठीक है, यानी कि यहाँ इसने क्या कर रखा है, इसने आपके प्लस, ठीक है, यहाँ पे ये Ag प्लस क्या बना रहा है, Ag प्लस आपका एक लीनियर सिस्टम बना रहा है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपकी स्प्लिटिंग होगी वो कुछ इस टाइप से होगी। अब लीनियर है, लीनियर कैसे बनता है, लीनियर लिगेंड, ये मेटल हो गया, ये लिगेंड हो गया, यानी कि ये लीनियर हो गया। मैं इसको जेड एक्सिस के अलोंग मानता हूं, तो जेड एक्सिस के अलोंग लिगेंड आ रहे हैं जेड, तो जेड के क्या होगी, जेड की एनर्जी ज्यादा चली जाएगी, तो डी जेड स्क्वायर सबसे ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्सिस के अलोंग होता है। और उसके बाद जिसमें भी जेड आ रहा है उनकी थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी, और जिसमें जेड नहीं आ रहा वो आपके नीचे चले जाएंगे। ठीक है, वो आपके कहा नीचे चले जाएंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर दो। ठीक है, समझ गए। ऐसे ही टीवी पे ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर में क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर आपका कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर आपका इस टाइप से होता है। तो एक इसमें एक्स वाई प्लेन में है, तो जो एक्स और वाई वाले होंगे उसमें क्या होगी, उसमें ज्यादा आ जाएगी। तो एक्स और वाई के आपके यहाँ ये चले जाएंगे, बीच में डी जेड स्क्वायर होगा और एक्स जेड वाई जेड। टेट्राहेड्रल मैंने आपको करा दिया। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर भी मैंने आपको करा दिया। 3D के लिए, 4D के लिए क्या होगा, डी जेड स्क्वायर और नीचे आ जाएगा। उसके बाद ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और पेंटागोनल पिरामिडल दोनों में थोड़ा सा फर्क है कि ये जो आपका जहां पे आपकी एक्साइटेड स्टेट होती है, यहाँ पे ये इसके नीचे लाया करता है, और यहाँ पे एक्स वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर लाया करता है। ठीक है, अब डी जेड स्क्वायर सबसे ऊपर क्यों आया, अब सीधी सी बात है, मान लो टीबीपी हो गया। टीबीपी में क्या होता है, टीबीपी आपका कुछ यूं यूं होगा, और पेंटागोनल बाइपिरामिडल आपका कैसे होगा, यूं और यूं। ठीक है, यूं ही होगा ना, ये आपका टीबीपी कुछ यूं होगा। ठीक है, अब ये आपकी क्या है, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अलोंग दोनों में क्या है, रिपल्सन डायरेक्ट है। ठीक है, इसलिए जेड एक्सिस क्या हो जाएगी, जेड एक्सिस आपकी डायरेक्ट सबसे ऊपर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इनके अलोंग जो आपकी ये होंगी, उसके अलोंग वो अपने आप को वहां पे एडजस्ट कर लेगी। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल मैंने आपको कराई रखा है, तो ये आपका बस थोड़ा सा याद करने का मैंने तरीका बता दिया। ठीक है, इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आपकी जितनी भी आपकी स्प्लिटिंग आ रही है, ये आपकी लगभग इन्हीं में से आपका क्वेश्चन आता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टॉर्शन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में मेनली डिस्टॉर्शन आता क्यों है, ठीक है, पहले तो एक बार ये देख लेते हैं। अब क्या होता है, जब भी हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट प्रेजेंट होगी ना, तो वो आपकी क्या होती है, अनस्टेबल होती है। तो सिस्टम क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपनी सिमेट्री का लॉस करता है, और सिमेट्री का लॉस वो जब करता है तो उसे हम बोलते हैं जो कि आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर डिस्टॉर्शन आ गई है। ठीक है, और वही उसी को हम पढ़ते हैं जॉन टलर डिस्टॉर्शन की फॉर्म में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट का मतलब क्या, मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास D2 है। D2 को कैसे लिखेंगे, T2G2 और Eg0। ठीक है, T2G2 और Eg0, यानी कि अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो ये आपका कुछ इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, और इसको मैं कुछ इस टाइप से भी लिख सकता हूं। ठीक है, सभी का मतलब सेम ही है ना। ठीक है, अब डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है, डीजेनरेसी का मतलब होता है जब भी आपकी दो या दो से ज्यादा स्टेट, ठीक है, जिनकी एनर्जी सेम हो जाती है, उसे हम बोल देते हैं कि वो आपकी डीजेनरेट स्टेट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपकी D2 है, ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट है। यहाँ पे इसकी 3 स्टेट बन रही है और तीनों स्टेट की एनर्जी क्या है, सेम है। ठीक है, और नॉन डीजेनरेट स्टेट क्या होती है, जैसे कि D3 हो गया। D3 आपकी T2G3 और Eg0, यानी कि ये आपके कुछ इस टाइप से आएगी। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपकी नॉन डीजेनरेट स्टेट है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपकी एक ही स्टेट है जिसकी एक ही एनर्जी है, समझे। अब जब भी आपकी इस टाइप में आपकी स्टेट आ जाए इलेक्ट्रॉनिकली जो डीजेनरेट हो, तब आपका वहां क्या होता है, वो आपका सिस्टम अनस्टेबल होता है। ठीक है, और वो स्टेबिलिटी लाने के लिए डिस्टॉर्शन करता है, अपनी सिमेट्री में कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन करता है। ठीक है,
अब वो डिस्टोर्शन किस फॉर्म में करेगा, डिस्टोर्शन या वो जेड इन करेगा या जेड आउट करेगा या 2-2-2 करेगा, ठीक है। तो अब मेनली देखते हैं कि डिस्टोर्शन आएगा कहाँ कहाँ। डिस्टोर्शन आपका T2G1 में आएगा, ठीक है, T2G1 में आएगा और T2G2 में भी आएगा। क्या T2G3 में आएगा? T2G3 में बिल्कुल नहीं आएगा। उसके बाद T2G4 में आएगा, T2G5 में आएगा, ठीक है, और EG1 में आएगा और EG3 में आएगा, ठीक है। जब भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्म में आ जाए तब आपकी जोन टोलर डिस्टोर्शन वहां आएगी, ठीक है। अब जेटेडी किस किस फॉर्म में आ सकता है? जेटेडी आपका आ सकता है जेड इन की फॉर्म में, जेड आउट और 2-2-2, ठीक है। जेड इन में क्या होता है? जेड इन में जो आपके एक्सियल बॉन्ड होते हैं, एक्सियल बॉन्ड आपके शॉर्टर इन साइज होते हैं, ठीक है, और इक्विटोरियल बॉन्ड जो आपके 4 इक्विटोरियल बॉन्ड होंगे वो आपके लॉन्गर इन साइज होंगे, ठीक है। जेड आउट में जो आपके एक्सियल बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे? लॉन्गर होंगे, ठीक है, और जो इक्विटोरियल होंगे वो शॉर्टर होंगे, ठीक है। कैसे? जैसे मान लो ये आपका कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये इस टाइप से, ठीक है। और 2-2-2 में क्या होता है कि 2 बॉन्ड आपके एक साइज के होते हैं, 2 एक साइज के और 2 एक साइज के, ठीक है। जैसे कि ये और ये, ठीक है, ये दोनों एक साइज के हैं, ये दोनों एक साइज के, ये दोनों एक साइज के, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है इसका MnF3, ठीक है, और इसको और कैसे लिखा जा सकता है? MnF6 3 नेगेटिव, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो गया। जेड इन जेड आउट को अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो आपका जेड इन जो जोन टोलर डिस्टोर्शन है वो जब भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्म में आ जाए तब आपकी जेटीडी वहां आएगी। और जेटीडी 3 फॉर्म में आ सकती है, जेड इन, जेड आउट और 2-2-2, ठीक है। अब हम देखते हैं मेनली कि कहाँ आपका जेड इन होगा, कहाँ जेड आउट होगा। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि इसकी जो डी की स्प्लिटिंग होगी, डी की स्प्लिटिंग कैसे होगी इसमें। अब मैं जैसे मान लो एग्जांपल लेके चलता हूं, जैसे मेरे पास मान लो EG1 है, ठीक है। अब EG में कौन कौन सी ऑर्बिटल होती है? एक dx² - y² होती है, एक dz² होती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है? dz² 1 या dx² - y² 0, इस फॉर्म में भी जा सकता है, ठीक है। या फिर आपका dx² - y² और dz², ठीक है, यहां, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है ना, दोनों ऑर्बिटल में से आपका इलेक्ट्रॉन उसमें भी जा सकता है और उसमें जा सकता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, dz² में जाएगा, तब क्या होगा? जब dz² में जाएगा, ठीक है, तब आपका इलेक्ट्रॉन क्या आ गया? यहां आ गया, ठीक है, dz² में आ गया। और जब आपका इलेक्ट्रॉन dx² - y² में जाएगा तब आपका इलेक्ट्रॉन कहां है? यहां पे। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में जब इलेक्ट्रॉन dz² में होगा तो वो क्या कर देगा? शील्डिंग कर देगा, ठीक है। मान लो मेटल उसको लिगेंड को अट्रैक्ट कर रहा है, मेटल क्या कर रहा है? लिगेंड को अट्रैक्ट कर रहा है और बीच में कोई और आ गया, ठीक है। बीच में उसकी जो सारी अटेंशन है मेटल की कोई और लेने आ गया, कोई और लेने आ गया, तो जो लिगेंड पे जो अटेंशन थी वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाती है? यहां पे जेड के अलोंग जो भी लिगेंड पे जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? जेड के अलोंग अट्रैक्शन कम हो जाएगी। अट्रैक्शन अलोंग जेड एक्सिस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अट्रैक्शन अलोंग जेड एक्सिस अगर कम होगी तो क्या होगा? यहां पे लिगेंड आपके दूर दूर रहेंगे, ठीक है। तो लिगेंड अलोंग जेड एक्सिस क्या होंगे? फार दूर रहेंगे ना, तो लिगेंड यहां पे क्या रहेंगे? दूर रहेंगे, ठीक है। जेड एक्सिस के दूर रहेंगे लेकिन एक्स या वाई एक्सिस के अलोंग क्या रहेंगे? यहां पे पास रहेंगे, ठीक है, नियर,
ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस के पास रहेंगे, यानी यहां से जो भी लिगेंड आएंगे वो आपके क्या होंगे, वो पास होंगे, और जो ये दोनों होंगे ये आपके दूर दूर होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर ये दोनों आपके दूर है, ये आपके पास है, तो अब क्या हुआ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अलोंग क्या हुई, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, रिपल्सन होगी। लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस या एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग अगर लिगेंड आपके पास पास है, तो वहां इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, रिपल्सन ज्यादा होगी। तो रिपल्सन कहां ज्यादा हुई, तो रिपल्सन यहां पे ज्यादा हुई एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग क्या हुई, रिपल्सन ज्यादा हुई। अब यहां पे रिपल्सन हुई, तो अब आपकी स्प्लिटिंग किस टाइप से हुई थी, स्प्लिटिंग आपकी पहले कुछ इस टाइप से थी। ठीक है, यहां पे ये क्या था, ये मान लो डी जेड स्क्वायर था, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, ये डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड और ये डी जेड एक्स। ठीक है, ये आपका कुछ इस टाइप था। अब एक्स और वाई के अलोंग क्या होगी, रिपल्सन होगी, रिपल्सन होगी, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे ये आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और जो डी जेड स्क्वायर था वो आपका नीचे आ गया। ऐसे यहाँ पे जो डी एक्स वाई था वो ऊपर चला गया, और डी वाई जेड और डी जेड एक्स क्या आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका किसका केस हो गया, ये अगर लिगेंड दूर दूर है, जेड के अलोंग दूर दूर है, तो यानी कि यहाँ पे ये बॉन्ड क्या हो गया, ये बॉन्ड आपका लंबा हो गया। ठीक है, ये बॉन्ड थोड़ा बड़ा हो गया, यानी कि ये आपका किसका केस है, ये आपका जेड आउट का केस है। ठीक है, तो जेड आउट में जो आपकी स्प्लिटिंग होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब वही बात आ गई, अब इलेक्ट्रॉन अब की बार कहाँ है, एक्स और वाई के अलोंग है। ठीक है, तो अब की बार शील्डिंग कहाँ होगी, शील्डिंग एक्स और वाई के अलोंग होगी। शील्डिंग कहाँ होगी, शील्डिंग एक्स और वाई के अलोंग होगी। ठीक है, शील्डिंग एक्स और वाई के अलोंग होगी, तो यहां पे जो लिगेंड आएंगे अब की बार वो क्या होंगे, वो दूर दूर होंगे। तो लिगेंड फार कहाँ होंगे, एक्स और वाई के अलोंग होंगे। एक्स और वाई के अलोंग लिगेंड कहाँ जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। अब वो दूर दूर चले गए, ये जेड के अलोंग क्या आ गए, जेड के अलोंग पास आ गए। अब जेड के अलोंग लिगेंड पास आ गया, तो अब रिपल्सन कहाँ ज्यादा होगी, जेड के अलोंग। तो रिपल्सन कहाँ ज्यादा होगी, रिपल्सन आपकी जेड एक्सिस के अलोंग होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, रिपल्सन अब जेड एक्सिस के अलोंग हुई, तो अब की बार आपकी स्प्लिटिंग कुछ इस टाइप से होगी। ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, ये डी जेड स्क्वायर था, ये डी एक्स वाई, ये वाई जेड, ये जेड एक्स। ठीक है, और यहाँ पे अब की बार डी जेड स्क्वायर ऊपर चला गया, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ आ गया। ठीक है, ऐसे ही ये डी एक्स जेड और डी वाई जेड यहाँ आ जाएगा, और डी एक्स वाई क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, और अब की बार एक्स एक्सिस के अलोंग जो है लिगेंड पास पास आ गए, और ये दूर दूर चले गए, यानी कि ये किसका केस हो गया, ये आपका जेड इन का केस हो गया। ठीक है, तो आपकी जो स्प्लिटिंग होगी जेड इन और जेड आउट में वो कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, तो अब TG1 EG1 के केस में कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहां जाएगा या यहां जाएगा, कहां जाएगा, दोनों जगह जाएगा। ठीक है, यहां भी इलेक्ट्रॉन चला जाता है, यहां भी चला जाता है। अब ज्यादा कहां रहना प्रेफर करेगा, वो चीज बताओ। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी रिपल्सन केवल दो लिगेंड से हो रही है, इससे और इससे। ठीक है, लेकिन अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे उसकी रिपल्सन इससे 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 इससे, तो यहां पे चार जगह रिपल्सन हो रही है। ठीक है, यहां पे केवल दो जगह से रिपल्सन हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन कहां रहना ज्यादा प्रेफर करेगा, जहां रिपल्सन कम है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे रहना ज्यादा पसंद करेगा। ठीक है, लेकिन यहां भी जाएगा, तो आउट ऑफ जेड इन और जेड आउट में से जेड आउट आपका ज्यादा बनेगा। ठीक है, लेकिन बनेंगे दोनों। ठीक है, EG1 के केस में भी और EG3 के केस में भी। ठीक है, EG1 और EG3 दोनों के केस में। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब कौन कौन सा बचा आपका, T2G1, T2G,
2, T2G 4, T2G 5। ठीक है, अब इनके केस में देखते हैं, इनके केस में जेड इन बनेगा या जेड आउट बनेगा। ठीक है, तो कैसे देखेंगे हम। अब मेनली ये सारा आया क्यों, ये सारे कंसेप्ट क्यों आए, क्योंकि हमें क्या करनी थी, डीजेनरेसी कम करनी थी। ठीक है, अब अगर हम दोबारा फिलिंग करें और दोबारा डीजेनरेसी अगर आ रही है तो उसका कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है ना। तो अब की बार हम इन्हें फिल करके देखते हैं। ठीक है, जहां डीजेनरेसी खत्म हो रही होगी मतलब वो वहीं जाएगा। ठीक है, अब T2G1 के केस में अगर मैं यहां T2G1 कर दूं तो क्या होगी, ये यहां आ जाए या यहां आ जाए, अब क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेसी आ गई। डीजेनरेसी अगर आ गई तो कोई फायदा ही नहीं है। और अगर मैं यहां फिल करके देखूं तो यहां पे आपकी डीजेनरेसी खत्म होगी। डीजेनरेसी अगर खत्म हुई तो आपका जेड इन कहां जाएगा, मतलब T2G1 कहां जाएगा, जेड इन के केस में जाएगा। तो जेड इन के केस में आपका कौन जा रहा है, T2G1 जा रहा है। ठीक है, और T2G2 2 आपकी, अब ये 2 आ गया, डीजेनरेसी खत्म, तो T2G आपका कहां जाएगा, T2G2 आपका जेड आउट के केस में जाएगा। फिर देखते हैं T2G4। अब 4 अगर मैंने देखा 1 2 3 और 4, 3 और 4। ठीक है, अब 4 के केस में दोबारा डीजेनरेसी आ गई, मतलब यहां तो आएगा नहीं। अब 1 2 3 और 4। ठीक है, अब डीजेनरेसी खत्म, इसका मतलब T2G4 आपका यहां आएगा। ठीक है, और T2G5 के केस में 1 2 3 4 और 5 डीजेनरेसी क्या होगी, खत्म होगी, तो T2G5 आपका यहां आएगा। ठीक है, T2G5 आपका आएगा यहां पे। तो यहां पे आपकी क्या हो रही है, इन दोनों केस में आपके जेड इन आ रहा है, इन दोनों केस में आपका जेड आउट आ रहा है। ठीक है, और EG1 और EG3 के केस में 1 दोनों रहे हैं, लेकिन ज्यादा क्या आ रहा है, जेड आउट ही आ रहा है। ठीक है, ज्यादा क्या आ रहा है, जेड आउट ही आ रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी जेटीडी की बात, कहाँ जेड इन आएगा, कहाँ जेड आउट आएगा। अब जो आपकी जेटीडी होती है वो अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब जेटीडी आपकी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है जेड कंटेंट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में जितना ज्यादा जेड कंटेंट होता है उतनी ही ज्यादा जेटीडी होती है। ठीक है, तो जैसे मान लो ऑक्टाहेड्रल का केस है, ऑक्टाहेड्रल की क्या होती है, sp3d2। इसमें क्या होता है, इसमें एक आपका pz आएगा, एक dz² आएगा। ठीक है, वहीं टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है, sp3 में आपका pz आता है। ठीक है, और स्क्वायर प्लेनर के केस में क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर के केस में sp2d के केस में कोई भी z नहीं आता, एक s होगा, एक px होगा, एक py होगा, एक dx² - y² होगा। तो यहाँ पे तो आपकी जेटीडी क्या होगी, एब्सेंट ही होगी। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जेटीडी मैक्सिमम होगी। ठीक है, और ये आपका इंटरमीडिएट आएगा, मतलब सॉरी ये आपका बीच में आएगा। ठीक है, वही चीज है। ठीक है, तो जितना ज्यादा जेड कंटेंट होगा उतनी ही ज्यादा आपकी जेटीडी होगी। ठीक है, दूसरा आपका जेटीडी डिपेंड करता है जेड इफेक्टिव पे, यानी कि जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा उतनी ही ज्यादा जेटीडी होती है। जैसे मान लो अगर मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा दी, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाते ही आपका जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो जेटीडी भी वहां पे आपकी जेटीडी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और 3D से 4D में जाएंगे, 4D से 5D में जाएंगे, जेड इफेक्टिव वहां भी बढ़ेगा, तो वहां भी आपकी जेटीडी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा भी जब आपका बढ़ता है जेटीडी बढ़ता है। क्यों, क्योंकि डेल्टा भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जेड इफेक्टिव के। जेड इफेक्टिव के साथ डेल्टा बढ़ता है और डेल्टा के साथ जेटीडी भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जेटीडी था जो डिफरेंट चीजों पे डिपेंड करता है। हाँ, अब जो आपका जोन टॉलरेंस डिस्टॉर्शन होता है वो आपका 2 टाइप से होता है, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है।
ठीक है। स्टैटिक जेटीडी वो होता है जो कि हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब जैसा है, जहां पे मान लो हम जेड इन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां जेड इन नहीं हो रहा है, जेड आउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जेड आउट ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन डायनेमिक जेटीडी क्या होता है? डायनेमिक जेटीडी आपका वो केस होता है जहां पे आप मतलब जेटीडी वहां पे है लेकिन आपको दिखेगा नहीं। कैसे? जैसे आपका CuH2O6 का केस है, ठीक है, CuH2O6 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब ये क्या होता है? D9, ठीक है, ये क्या है आपका D9, D9 क्या होता है? T2G6EG3। अब ये क्या होगा? जेड आउट होगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये जेड आउट ही होता है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करके 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके चले जाऊं, टेम्परेचर को जब भी मैं इंक्रीज करके 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके चला गया, तब उस केस में आपका क्या हो जाता है? उस केस में ये आपका ना जेड इन होता है ना जेड आउट होता है, तो सारी बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वल हो जाती है। तो ऑल बॉन्ड लेंथ इक्वल, ठीक है। उस केस में जितने भी आपकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सारी की सारी इक्वल हो जाती है। वो कैसे हो जाती है? मान लो कॉपर H2O H2O H2O, ठीक है, ये है आपका 2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे बैरिसोडो रोटेशन होती है, वो क्या होती है? ये बॉन्ड आपका यहाँ पे, ये 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 ऐसे क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं, ठीक है। वो मूव करते रहते हैं, इसलिए वो हमें क्या करते हैं? हमें सारे के सारे जो बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे हमें एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। सारे के सारे जो बॉन्ड होंगे वो हमें एक जैसे दिखेंगे। समझ की बात है? तो हम ऐसे जेटीडी को खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, मैंने स्टैटिक जेटीडी को डायनेमिक में चेंज कर दिया, ठीक है। मैं टेम्परेचर को कम करके अगर कहीं मेरा डायनेमिक जेटीडी है उसको मैं स्टैटिक में भी लेके आ सकता हूं, ठीक है, उसको मैं स्टैटिक में भी लेके आ सकता हूं। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जो आपके अगर स्टैटिक है तो स्टैटिक ही रहेंगे। जैसे अभी हमने एग्जांपल किया था MnF3, ठीक है। MnF3 का केस क्या होता है? अब यहाँ पे ये क्या होता है? ये सॉलिड फॉर्म में होगा, तो सॉलिड फॉर्म में सारे एक दूसरे से बॉन्डेड होंगे ना, ठीक है। तो वहां पे आप टेम्परेचर को ज्यादा कर लो कम कर लो, आपका कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। वहां पे आपका जेटीडी का कोई भी इसका टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। चलो, अब ये लेक्चर काफी लंबा हो गया तो इसको यहीं खत्म कर लेते हैं। बाकी का जो बचा हुआ वो अगले चैप्टर में शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, बाय।